welcome to online platform of Santosi School. We are discussing the chapter number first of class 10th history. The name of chapter is Nationalism in Europe. Or today we discuss the following topics. Contribution of culture in the development of feeling of nationalism, the period of hunger and hardship in Europe between 1830 to 1848, revolution of 1848 in France में जो revolution हुआ 1848 में, फिर नेक्स्ट है आपके द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स कि लिबरल लोगों ने किस प्रकार रिवॉल्यूशन किया एंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये आज हमारे मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म या रोल ऑफ कल्चर टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ या सेंस ऑफ नेशनलिज्म। कल्चर का क्या रोल है नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट है। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट विच बिलीव दैट कल्चर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the development of nationalism और the main feature of this movement are as follow। ये जो रोमानिवाद है या जो कल्चर मूवमेंट है इसकी क्या फीचर थी, ये किस में बिलीव करते थे। They believe that culture developed the feeling of nationalism through art, poetry, music, dance, language, play, स्टोरीज। अर्थात जो कल्चर है वो म्यूज़िक के द्वारा, डांस के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, प्लेस के द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमारे में राष्ट्रवाद की भावना डेवलप होती है। फिर दे आल्सो क्रिटिसाइज साइंस एंड रीजन। तो रोमांटिक आर्टिस्ट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस और दे फोकस ऑन इमोशंस एंड फीलिंग। वो किसके ऊपर फोकस करते थे, इमोशन के ऊपर और फीलिंग्स के ऊपर। और दे बिलीव कि शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन। अर्थात एक नेशन का जो बेस है उसकी कलेक्टिव हेरिटेज है और कॉमन जो है कल्चर पास्ट है। अब हम रोमांटिसिज्म में कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो ये बताते हैं कि कल्चर किस प्रकार नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करती है। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है जर्मन के कवि थे जॉन गॉटरफ्राइड हर्डर। इन्होंने क्या कहा, These are example you have seen. These are the local dance or folk dance of Rajasthan. So in the view of Herder, folk culture also developed the feeling of nationalism through folk song, through folk poetry, through folk dances, through folk stories। अर्थात जो folk culture है वह भी नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको डेवलप करती है या नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है उसको पॉपुलराइज करती है। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पोलैंड। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वियना रशिया ऑक्यूपाइड द पार्ट ऑफ पोलैंड एंड एस्टैब्लिश डोमिनेंस ऑफ रशियन लैंग्वेज इन पोलैंड बट पोलिश लैंग्वेज बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इन पोलैंड against the Russian dominance. Now the next example is music and art या music and dance. In case of Poland, nationalism also developed through the music and dance. एक पोलिश जो आर्टिस्ट थे जिनका नाम देखिए आप कैरोल कर्पिनस्की। A Polish artist developed the feeling of nationalism through their opera and through their music. इन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा के द्वारा और म्यूजिक के द्वारा पोलैंड के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया। और दो ऐसे डांस थे, एक तो मजूरका और एक पोलोनाइज। इनको उन्होंने क्या किया, नेशनल सिंबल बना दिया। तो विद द एफर्ट्स ऑफ कैरोल कर्पिनस्की द डांस फोक डांस लाइक पोलोनाइज एंड मजूरका बिकम ए सिंबल ऑफ नेशनलिज्म इन पोलैंड। तो ये कल्चर का कंट्रीब्यूशन है, लैंग्वेज है, फोक कल्चर है, म्यूजिक है, डांस है, वह भी नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है द पीरियड ऑफ हंगर हार्डशिप
एंड पॉपुलर रिवॉल्ट इन 1830 एंड 1848, जो यूरोप में जो 1830 से 1848 का जो पीरियड था वो किस प्रकार हंगर एंड हार्डशिप का था। तो क्या था, क्या रीज़न थे? सबसे पहला, द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इंक्रीज इन इनॉर्मस डे। तो यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी। फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इन दिस पीरियड मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन एरिया सॉरी रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ बढ़ रही थी और अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो रही थी यूरोप के अंदर बिटवीन 1830 से 1848। फिर आपके जो कॉटेज और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर है, दे आल्सो फेस द स्टिफ कंपटीशन ऑफ मशीन मेड गुड्स, या इन दिस पीरियड जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फिर पीजेंट मूवमेंट, किसानों के ऊपर फ्यूडल्स का ड्यू इंक्रीज हो रहा था, जिससे यूरोप में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। और एक और प्रॉब्लम आ गई थी, पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब होता है भुखमरी, सॉरी पेपरिज्म, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड बैड हार्वेस्टेड लीड द प्रॉब्लम ऑफ पेपरिज्म, अर्थात भूखमरी। यूरोप के अंदर भूखमरी भी बढ़ रही थी। इसके बाद एक रिवॉल्ट हुआ जो फ्रांस में हुआ इन 1848। ये रिवॉल्यूशन क्या हुआ, क्यों हुआ, वही है इसका रीजन। ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन among the people of France. Due to this dissatisfaction, the French ruler Louis Philippe, जो फ्रांस का राजा लुई फिलिप था, ही वॉज रन अवे फ्रॉम द पेरिस। और आज देखिए जो लुई फिलिप एक ब्रांड है आपके क्लोथ का। फिर जो रिवॉल्यूशनरीज है या द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड फ्रांस एज ए रिपब्लिकन स्टेट। They also provide a right to vote the citizen of only male persons, those who have about 21 years, or they also guarantee a secure the right to work, or they also establish a national workshop to provide employment to the French people। तो ये जो फ्रांस की क्रांति थी जो 1848 में हुई थी, इसका रीजन फूड शॉर्टेज था। फिर जो लुई फिलिप्स है वह पेरिस को छोड़कर चला जाता है, फ्रांस एक रिपब्लिकन स्टेट बनता है, वहाँ पे लोगों को राइट टू वोट मिलता है, मेल को ओनली, जिनकी एज अबाउट 21 ईयर्स है, और वो राइट टू वर्क को भी सिक्योर्ड करते हैं, और नेशनल वर्कशॉप वहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। फिर है वीवर्स रिवॉल्ट ऑफ 1845, ये भी एक जगह है जो आज पोलैंड में है, सिलेसिया। यहाँ पे वीवर्स है जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, वह रिवॉल्ट करते हैं। वीवर्स, दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय 1848 वीवर्स ऑफ सिलेसिया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, जो उनको कॉन्ट्रैक्टर है उसके अगेंस्ट में है। और रीजन क्या है मूवमेंट का, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड रॉ मटेरियल, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, बट बॉट देयर प्रोडक्ट एट लॉ प्राइस, उनके प्रोडक्ट को वो लॉ प्राइस पे परचेज करता है। ऑलरेडी जो वीवर की कंडीशन है वो बहुत ही पुअर और वीक या मिजरेबल होती है, इसलिए फाइनली 4th of June they started revolt, attack on the contractor home and destroy his property। फाइनली 4 जून 1845 को जो वीवर्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर पे अटैक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। बट फाइनली जो है नेक्स्ट डे आर्मी आती है और 11 वीवर्स को शूट डाउन कर देती है, उनको मार देती है। फिर नेक्स्ट आपके टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन 1848। लिबरल लोगों ने जो 1848 में रिवॉल्यूशन किया था उसको किसने हेड किया? सबसे पहले एजुकेटेड मिडिल क्लास। दिस मूवमेंट या दिस रिवॉल्यूशन वर लीडेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। और सबसे पहले रिवॉल्यूशन का हुआ, हमने पढ़ा था, फ्रांस में हुआ, जहाँ पे लुई फिलिप्स अपनी पेरिस को या अपनी राजगद्दी को छोड़कर चला जाता है। तो इन फरवरी रिवॉल्यूशन लिबरल्स ऑफ फ्रांस एब्डिकेटेड का मतलब छीन लेता है। फिर लिबरल प्रोटेक्ट या जो लिबरल लोग होते हैं वो किन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, किस आइडिया को सपोर्ट करते हैं? तो पहला है दे डिमांडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। लिबरल चाहते हैं कि हर एक कंट्री में नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश हो।
दे आल्सो डिमांडेड राइट टू वोट या यूनिवर्सल सफरेज, एक ही बात है, वो राइट टू वोट की डिमांड करते हैं। दे आल्सो डिमांडेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। They also supported the freedom of press and freedom to form association। वो प्रेस की फ्रीडम और यूनियन एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम को भी सपोर्ट करते हैं। They also demanded to abolish serfdom। serfdom का मतलब होता है कृषि दास। यूरोप में जो सर्फ है उसे कृषि या फार्मर स्लेव कहते हैं। They also demanded abolish serfdom and bonded labor एंड वुमेन आल्सो डिमांडेड देयर पॉलिटिकल राइट। तथा इस मूवमेंट के द्वारा महिलाओं ने भी अपनी पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड को प्रेजेंट किया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज टुडेज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन 1848। दिस पार्लियामेंट या फ्रैंकफर्ट संसद, ये आज वो फ्रैंकफर्ट चर्च है या सेंट पॉल चर्च है जहाँ पर ये पार्लियामेंट जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ऑन 18 मई 1848 the parliament was organized in Germany। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? इन द सेंट पॉल चर्च। दिस पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज इन द सेंट पॉल चर्च ऑफ फ्रैंकफर्ट सिटी इन जर्मन। ये आज जो उसकी प्रेजेंट में ये पोजीशन है। अबाउट 831, इस पार्लियामेंट में 831 मेंबर्स ने मिडिल क्लास के थे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें प्रोफेशनल्स है, बिजनेसमैन है, ट्रेडर है, टीचर है, एजुकेटेड लोग हैं। एंड जर्मन नेशनल असेंबली, उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया? वो जनरल नेशनल असेंबली के लिए वोट कास्ट करना चाहते थे। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन, दे आल्सो ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन हेडेड बाय द मोनार्की। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसका हेड कौन था? राजा या मोनार्क किंग फ्रेडरिक विल्हेम। दे आल्सो ऑफर्ड crown to the Frederick Wilhelm but he rejected this provision। उन्होंने जो जर्मन के राजा फ्रेडरिक विल्हेम को है वो प्रोविज़न दिया, ऑफर्ड किया कि वो क्राउन को एक्सेप्ट करे, बट उसने इस प्रोजेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर फ्रेडरिक विल्हेम डिसमिस द असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मोनार्क। अब इसकी फेलियर है, दिस पार्लियामेंट वॉज स्ट्रांगली अपोज बाय मिलिट्री एंड एरिस्टोक्रेट। जो मिलिट्री के लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, उन्होंने इस पार्लियामेंट का स्ट्रांगली अपोज किया। एंड डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिजन, इस पार्लियामेंट में मिडिल क्लास की डोमिनेंस थी, तो उन्होंने जो वर्कर की डिमांड है या आर्टिजन की डिमांड है उसको इग्नोर किया। इसीलिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फाइनली क्या हो गई? डिसमिस हो गई। एक बार इसको वापस देख लें, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? 18 मई को ऑर्गेनाइज की गई, सेंट पॉल चर्च में ऑर्गेनाइज की गई थी। 831 मेंबर्स थे और उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट के लिए ऑर्गेनाइज की। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और फ्रेडरिक विल्हेम को उसकी जो प्रपोज रखा कि वो ही हेडेड द क्राउन बट ही रिजेक्टेड एंड ही डिसमिस दिस असेंबली विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड अदर मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट। और मिलिट्री के लोगों ने भी इसका स्ट्रांगली विरोध किया और ये फेल इसलिए हुई क्योंकि इस पार्लियामेंट को मिडिल क्लास की डोमिनेंट थी, तो उन्होंने वर्कर और आर्टिजन की डिमांड को इग्नोर किया। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो ये है, फाइनली द रोल ऑफ कल्चर, द पीरियड ऑफ हंगर एंड हार्डशिप, रिवॉल्यूशन 1848 इन फ्रांस, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड द रिवॉल्यूशन बाय लिबरल। तो ये आज के हमारे वीडियो के टॉपिक है स्टूडेंट। थैंक यू।